एरे का मतलब क्या है, क्या चीज है ये, उसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स होता है। मैं रिपीट करूंगा सिमिलर आइटम्स को, और इस शब्द पे थोड़ा सा फोकस करूंगा कि सिमिलर आइटम्स का क्यों होता है एरे। एरे सिमिलर आइटम्स का कलेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटीजर की कलेक्शन की बात करूं तो इंटीजर ही रहेगा, ये नहीं कि एक इंटीजर एक फ्लोट ले लिया। फ्लोट्स है तो फ्लोट्स रहेंगे सारे के सारे। एरे क्या है, कलेक्शन है सिमिलर आइटम्स का। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बोला है, ठीक है। एक वेरिएबल की तरह ये विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज। इस बात का मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपकी क्लास में 90 बच्चे हैं, ठीक है। आपका जो क्लास है इसमें आप पढ़ते हो 1 से लेके 90 तक रोल नंबर है सबके, और ये सारे के सारे बच्चों के कुछ ना कुछ मार्क्स आते हैं, ठीक है। आपको करने इनको स्टोर, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप क्या करो, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, मार्क्स 6, मार्क्स 7, मार्क्स 8, मार्क्स 9, मार्क्स 10 ऐसे करके वेरिएबल बना लो। हर वेरिएबल के अंदर आपको हर बच्चे के मार्क्स को स्टोर करना पड़ जाएगा। क्या ये आसान तरीका है, क्या ये आइडियल वे है। या आप क्या करो, एक एरे बना लो इस तरह से। एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। अब अगर मैं यहाँ पर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 ऐसे करके मैं बनाने लग गया तो जरा सोचो कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर बनाया था। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर 07_01 करके मैं बनाऊंगा अपने चैप्टर 7 में। मैं यहाँ पर आके बनाता हूँ एक प्रोग्राम। तो 07_01 और मैं यहाँ पर लिखूंगा एरेज बेसिक डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर करूंगा क्या कि एरेज के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, अगर मुझे 10 लोगों के मार्क्स जो है वो स्टोर करने हैं तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, और इस तरह से मैं कर सकता हूँ स्टोर मार्क्स 4। और यार 10 तक तो बनाते बनाते मेरे हाथ दुख जाएंगे। और मैं 4 की बात कर लेता हूँ, वीडियो 4 में ये हालत खराब हो जाती है इतने वेरिएबल बना बना के। आपका प्रोग्राम जो है कितना बड़ा हो जाएगा। आपको कुछ सेम तरह की चीज को स्टोर करना है, और आप बनाए जा रहे हो वेरिएबल पे वेरिएबल, वेरिएबल पे वेरिएबल, वेरिएबल पे वेरिएबल। दैट इज नॉट आइडियल। आपके पास एक और तरीका है, और एरे को बनाने की सबसे प्रमुख वजह यही है, एक प्रमुख कारण एरेस को बनाने का यही है कि प्रोग्रामर को एक तरह के बहुत सारे वेरिएबल ना बनाने पड़े, ठीक है। तो क्या ये तरीका काम करेगा? हाँ जी, काम तो ये कर जाएगा। अगर आपने मार्क्स 1 इज इक्वल टू 34, मार्क्स 2 इज इक्वल टू 45, और मार्क्स 3, मार्क्स 4, जितने भी मार्क्स आपने बनाए 100 तक बना लो, आप 40 तक बना लो, ये सारे के सारे मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी इन वेरिएबलों में। किसमें आ जाएगी? वेरिएबलों में। वेरिएबलों इज प्लूरल ऑफ वेरिएबल मेरी देसी भाषा में। अब यहाँ पर इसको मैं रन करूंगा, और आप लोग देखो इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। एरर क्यों नहीं आया? भाई मैंने कुछ गलती करी नहीं है। एक होता है कि आप लोग कोई काम करो मुश्किल के साथ, एक होता है उसका आसान तरीका अपना लो। तो मुश्किल के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपके घर में नीचे ही ब्रेड मिल रही है और आप जा रहे हो 20 किलोमीटर दूर लेने ब्रेड को, तो क्या ऐसा होगा कि आपको ब्रेड नहीं मिल रही है और आपका जो ब्रेड है वो आपका पेट नहीं भरेगी? ऐसा तो नहीं होगा ना, पेट तो भरेगी। लेकिन जो ब्रेड आप ले सकते थे नीचे अनिल भैया की दुकान से, वो आप क्यों जा रहे हो दूर एक बड़े मार्ट पे लेने के लिए? समझ लो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर इस काम को और अच्छे से कर सकते हो, और मैं आपको बताता हूँ वो अच्छा तरीका क्या है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मार्क्स 3 और 4 क्यों नहीं लिखा। तो यार मैं थोड़ा आलस में आ गया था इसलिए नहीं लिखा मैंने, और इतने मार्क्स तो किसी के नहीं आएंगे, 67 कर देते हैं। तो ये है एक मैं कहूंगा इसको कि नाइव वे टू क्रिएट 4 इंट्स, ठीक है। 4 इंटीजर को क्रिएट करने का एक मासूम सा तरीका, नाइव तरीका, ठीक है। यानी कि जिसको एरे नहीं आता वो ऐसे करेगा। अब जिसको एरे आता है वो क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई इंट मार्क्स एक एरे है जिसमें 23 बच्चे हैं। जैसे इस केस में 4 है तो मैं कहूंगा 4 बच्चे हैं, और मैं यहाँ पर मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 करके बड़े आराम से इन सारे वेरिएबलों की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ? स्टोर करा सकता हूँ। तो एक काम कर रहे हो आप मुश्किल के साथ, एक काम कर रहे हो आप बड़ी आसानी के साथ। तो ऑब्वियसली यार जो चीज आसान है उसी में करोगे ना, आप क्यों मुश्किल वाले रूट जाओगे? जब आपको यहाँ पर एक गाड़ी मिल रही है
जाने के लिए, तो क्यों पैदल जाओगे आप, ठीक है। तो वही चीज है कि ये गाड़ी है और ये पैदल है, पैदल भी जा सकते हो, यहाँ पर गाड़ी है, ठीक है। तो ये जरा इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं और आ जाते हैं वापस से टेक्स्ट पे, जो कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स के फॉर्म में लिखा है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स, और सिमिलर वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क भी किया है इसको। वन वेरिएबल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज, और इसको अगर मैं और स्पेसिफिक बनाऊं तो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल सिमिलर वैल्यूज, ठीक है, एक तरह की वैल्यूज। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स जैसे कि हमने बताया कि ये जो एंड मार्क्स मैंने इस तरह से लिखा है, ये एक इंटीजर एरे बनाएगा जिसमें 90 मार्क्स जो कि इंटीजर टाइप के हैं उनको स्टोर करने की कैपेसिटी है, ठीक है। नीचे वाले एरे में आ जाओ, कैर नेम, इसमें 20 कैरेक्टर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। अब कैरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि HARRY, ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रिंग बन जाता है। जो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है उसको स्ट्रिंग भी कह देते हैं, लेकिन स्ट्रिंग पे हम आएंगे बाद में, तो अभी उसको जरा आप पार्क करके रखो साइड में, ठीक है, उस पर बात करेंगे बाद में। अब फ्लोट परसेंटाइल, मैंने यहाँ पर 90 बच्चों की परसेंटाइल बना ली है। अब परसेंटाइल जो है वो डेसिमल में हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो, फ्लोट का एक एरे ये है और इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होने वाली है जो कि 90 वैल्यू होंगी, ठीक है। अब दी वैल्यूज कैन नाउ बी असाइन टू मार्क्स एरे लाइक दिस। अब क्या आपने एक चीज नोट करी कि पहले बच्चे के मार्क्स को लेने के लिए मैंने 0 लिखा, ये देखो 0 लिखा मैंने यहाँ पर, ऐसा क्यों करा मैंने? 1 क्यों नहीं लिखा? 1 लिखता तो थोड़ा अच्छा दिखता ना, 1 2 3 4, यहाँ तो देखो मैंने 1 2 3 4 लिखा था क्योंकि मैं कन्वीनियंट था। यहाँ 0 क्यों? तो जो कंप्यूटर होता है, स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज के साथ जब काम कर रहा होता है कंप्यूटर, तब इंडेक्स शुरू होता है 0 से, वो गिनती करता है 0 से चालू। इंडेक्स जो होती है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी लैंग्वेजेस में, इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होने वाली है इंडेक्स, ठीक है। अब किसी लैंग्वेज में 1 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो इलीगल है या वो गलत है, भाई लैंग्वेज का सिंटेक्स अपना अपना होता है। सी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होती है, 0 से n-1 तक जाती है। अभी n-1 क्या है? अब देखो, अगर मैंने ये 4 साइज का एरे बनाया है तो मैं इसमें 4 वैल्यू तो स्टोर कर सकता हूँ। अब मैं गिनती 0 से अगर 4 इंटीजर्स तक गिनती करूं मैं 0 से स्टार्ट करके, तो कितने तक जाऊंगा मैं? 3 तक ही जा सकता हूं, करके देख लो, 1 2 3 4, तो 0 1 2 3, तो 4 अगर इंटीजर्स मुझे स्टोर करने हैं तो मैं 0 से अपनी गिनती को स्टार्ट करूंगा। 0 1 2 3, 4 तक नहीं जाऊंगा मैं। 4 तक जाऊंगा तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर कंपाइलर आपका कहेगा कि यार आपने जो है कसम तोड़ दी है, वादा आपने तोड़ दिया है, बेवफाई कर दी है। क्यों कर दी है बेवफाई? क्योंकि यार आपने पहले बोला था कि मैं 4 इंटीजर को स्टोर करूंगा, यहाँ पे 4 लिख के आपने बताया था कंपाइलर को, फिर आप अपना वादा तोड़ते हो, तो ये क्या है यार? मतलब ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए कंपाइलर आपको फिर जो है परेशान करेगा, आपको फिर मतलब अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो आप सही सही बाउंड में रह के काम करोगे, तब आप भी खुश रहोगे, कंपाइलर तो खुश रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे वापस से टेक्स्ट में, और इसको हमने समझा कि 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स हमारी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। रिपीटेडली मैंने बताया भी, नोट्स में भी लिखा है, बताया भी, नोट्स में भी लिखा है, ताकि यार समझ में आप लोग को, ये नोट्स आप लोग के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो बाद में जब आप रिवीजन करोगे, मे बी एग्जाम से एक दिन पहले, मे बी किसी इंटरव्यू से एक दिन पहले, मे बी आप खुद कोई प्रोग्राम बनाने वाले हो सी लैंग्वेज में, आपको लगता है कि भाई इट्स टाइम टू रिवाइज, पन्ने पलट सकते हो आप। ये पीडीएफ का निकलवा लेना प्रिंट आउट, 1 रुपये का, अगर इतने पेज करवाओगे, बहुत सारे पेज हो जाएंगे इस कोर्स के, वो करवाओगे तो 50 पैसे में भी लगा देगा वो, मेरा नाम ले देना, डिस्काउंट दे देगा। I'm just kidding यार। It is very important to note that the array index starts with 0, ठीक है। एरे की जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होती है 0 से। अब यहाँ पर मार्क्स 7 6 21 3 91 और 3, यहाँ पर ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर मैं 90 स्टोर कर सकता हूँ। गिनती मैंने नीचे लिखी हुई है, देखो 0 1 2 3 4 5। अब मैं पूरा 89 तक तो जा नहीं सकता, इसलिए मैंने 3 डॉट लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि इतना चौड़ा पन्ना तो होता नहीं है किसी कॉपी का, और होता भी है तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैं लिखूँ इसको 89 तक बैठ के, ठीक है। तो इसलिए डॉट 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 लगा देते हैं कि भाई बीच में भी इसी तरह के बहुत सारे नंबर्स होंगे, और 88 89। अब अगर ये एरे को मैं मेमोरी के अंदर देखूं थोड़ा नजदीकी से जाके, तब आपको पता चलेगा कि ये जो एरे है वो मेमोरी के अंदर एक कंटिगुअस ब्लॉक पे स्टोर होता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? आपकी मेमोरी क्या है? आपकी मेमोरी को अगर मैं बहुत ही जूम इन करके देखूं तो मेमोरी 0 या 1 स्टोर करने लायक है। इस तरह के ब्लॉक्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं आपकी मेमोरी में, ठीक है।
और ये 01 को स्टोर करने की क्षमता इनकी जो है वो इनको इंटीजर स्टोर करने में मदद करती है, इनको कैरेक्टर स्टोर करने में मदद करती है। और उसी के साथ साथ जब मैं इनको कंटिन्यूअस ब्लॉक में इस तरह से सटाता हूँ एरेज बना के, तो ये क्या होगा, जीरोथ वाली जो मेरी इंडेक्स है उसका एड्रेस अगर ये है तो वंथ वाली इंडेक्स का एड्रेस क्या होगा, ये +4। और ये मैं अभी आप लोग को आगे और अच्छी तरह से समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंटेक्स समझ लेते हैं। आप भी आराम से थोड़ा बैठो, इतनी जल्दी कहाँ है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, अच्छे से समझेंगे चीजों को और ऐसा समझेंगे कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको सी लैंग्वेज लिखने में, चाहे एग्जाम हो कल या फिर उसी के साथ साथ आप 10 साल के बाद भी अगर कोडिंग करोगे सी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ के करते हैं चीजों को। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग scanf %d %mark0। समझ लो ये हुआ क्या, ये वही हुआ जो कि हम करते आ रहे हैं इस कोर्स में। scanf को %d और % के साथ इंटीजर वेरिएबल पकड़ा दे रहे हैं, यानी कि जो मार्क्स 0 है ये क्या करेगा, मार्क्स 0 बिहेव करेगा एकदम एक इंटीजर की तरह। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूं, इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। मार्क्स 0 काम करेगा एक इंटीजर की तरह। एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं क्लैरिटी के लिए, 07_02 एरे input.c, ठीक है। एरे इनपुट लिखना है मुझे, थोड़ा सा मैं प्रोग्राम के नाम भी ऐसे लिखते जा रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में कि मैंने प्रोग्राम क्यों लिखा है। और यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट लगाई और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंट मार्क्स मान लो 4 बच्चों के मुझे स्टोर करने, मैंने कंपाइलर से कह दिया कि रिजर्व कर लो 4 इंटीजर्स के लिए जगह, ठीक है। स्पेस एलोकेट स्पेस फॉर 4 इंटीजर्स, ये मैंने बोला अपने कंपाइलर भैया से। कंपाइलर बोलेगा ठीक है भाई 4 के लिए करना है, बिल्कुल काम हो जाएगा, यदि कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है, आज तक मैंने परेशान किया ही नहीं आपको, आज क्या करूंगा। फिर क्या होगा, मैं कहूंगा यूजर से प्रिंटफ की मदद से, मैं कहूंगा यूजर अब काम तुम्हारा है, तुम क्या करो कि यहाँ पर एंटर करो वैल्यू ऑफ मार्क्स 1, ठीक है। मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1 %d, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, %d के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ, स्टूडेंट 1, ठीक है, सेमीकोलन। स्टूडेंट 2 के लिए हो जाएगा, फिर स्टूडेंट 3 के लिए हो जाएगा, ठीक है, फिर स्टूडेंट 4 के लिए हो जाएगा। और ये काम जब मैं करूंगा तब मैं क्या करूंगा, मैं scanf %d और उसके बाद क्या करूंगा, लिखूंगा %, क्या करूंगा, लिखूंगा %, और इसके बाद मैं लिखूंगा मार्क्स 0, ठीक है, मार्क्स 0। और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूं, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, ऐसे मुझे करना है, 0 के बाद 1 2 3, और फाइनली मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देना है, ठीक है। मैं यहां पर लिखूंगा printf you have entered %d and %d, और एक और %d आएगा, 5d हो गया क्या, कोई बात नहीं, वर्कस्पेस की है कंप्यूटर में इसीलिए है। मार्क्स 0, फिर उसके बाद कॉमा लगा के मार्क्स 1, फिर मार्क्स 2 और फिर मार्क्स 3, और आखिरी वाले में कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ टेक्निक आप यहां से भी मेरी सीखो, किस तरह से मैं जो है चीजों को शॉर्ट कर रहा हूँ, किस तरह से चीजों को मैं कन्वीनियंट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं अगर एंटर मार के टैब दबा दूं तो ये भी काम करेगा, मैंने रीडेबल बना लिया प्रोग्राम को, ज्यादा उधर को लड़क रहा था। अब इसको मैं रन करूं प्रोग्राम को, तो ये रहा एंटर द वैल्यू ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, 23 फॉर स्टूडेंट 2, 45 फॉर स्टूडेंट 3, 55 फॉर स्टूडेंट 4, 67। तो ये कह रहा है आपने ये वैल्यूज एंटर करी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज इसने मुझे बता दिया। अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर कोलन भी लगा लेता एक, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मैं 4 के बाद टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा अजीब हो जा रहा है। तो देखो अभी मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट 1 के मार्क्स 45, फिर मान लो 95, फिर उसके बाद मान लो 1 नंबर आ गया किसी का, और किसी का 100 नंबर आ गया। तो चारों के नंबर देखो इसी सीरीज में यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने लिखे, मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 ऐसे प्रिंट हो गए। तो इस प्रोग्राम से हमें सीख क्या मिलती है, इस प्रोग्राम से हमें ये सीख मिलती है कि हम लोग 4 अलग अलग इंटीजर्स ना बनाकर एक एरे बना सकते हैं, और वो एरे कैपेबल होगा हमारे सारी वैल्यूज को स्टोर करने के, यानी कि मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 ये चारों मैं स्टोर कर सकता हूं,
ठीक है, और उसी के साथ साथ इनको प्रिंट भी करा सकता हूं। यानी कि जो मार्क्स 0 है मेरा, वो एक इंटीजर की तरह काम करेगा। मार्क्स 0 एक इंटीजर है मेरा। जैसे मैं आई की बात करता हूँ, जे की बात करता हूँ, के की बात करता हूँ, इंट बना लेता हूँ, बिल्कुल मार्क्स 0 भी उसी की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा इसको। ठीक है, तो बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो हमने किया है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ये। इनपुट कर लो आप मार्क्स 0 से फर्स्ट वैल्यू को और इस तरह से आउटपुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर एम्परसेंड है क्योंकि स्कैनफ है। ठीक है, स्कैनफ को चाहिए होता है आपका एड्रेस आपके उस इंटीजर वेरिएबल का जिसमें उसको वैल्यू चिपकानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्विक क्विज, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन एन एरे एंड प्रिंट देम टू स्क्रीन। तो मैंने 4 के लिए आपको करके दिखाया, लेकिन 5 के लिए हम लोग एक स्पेशल मेथड यूज करेंगे। अब आपको यार 4 के लिए दिखा तो दिया, 5 के लिए क्यों दिखा रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पर एरे इनपुट का एक और तरीका दिखाऊंगा जो कि आप लोग सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो। ठीक है, और वो एरे इनपुट का तरीका है यूजिंग लूप्स। मेरे प्रोग्राम्स के नाम थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको मजा बहुत आने वाला है इनको बाद में जब आप रिवीजन में आओगे और नोट्स आपके हाथ में होंगे, वीडियो आपने देख रखा होगा पूरा, उस स्टेज में जब आप होगे तब आप समझोगे पावर इसकी। नोट्स प्लस प्रोग्राम्स प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस वीडियो, इन सबको एक साथ देने का क्या मतलब है? बॉयलर प्लेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं 12 बच्चों के मार्क्स, 5 का बोला गया तो 5 ही लिखते हैं। ठीक है, मैं नीचे कैसे आता हूँ, कंट्रोल एंटर करके। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे नीचे आना है, कंट्रोल और एंटर दबाओगे VS कोड में तो आ जाओगे अगली लाइन पे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर लूप और मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये मैं करूंगा और 0 से लेकर 4 तक जाएगा ये लूप मेरा। अगर आपने वीडियो देख रहे आ रहे हो शुरू से तो पता ही होगा यार, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। स्कैनफ को मैं थोड़ा आलस के कारण, क्योंकि मैं एक आलसी आदमी हूँ, मैं ये प्रिंट और स्कैन को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। और आलस की बात नहीं है यार, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही चीज को रिपीटेडली टाइप करूँ, तो मैं थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा फनी बनने की कोशिश करता हूँ। एंड द वैल्यू ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर परसेंटेज डी आ जाएगा। अभी यहाँ पर परसेंटेज डी आ जाएगा और परसेंटेज डी की वैल्यू क्या होगी? क्या आई होगी? नहीं, i प्लस 1 होगी। अब आपको ये क्या कर दिया यार, यहाँ पे मैं यहाँ घूम गया मैं, आप ये कह सकते हो, लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा आपको, मैं आपको समझा के मानूंगा। देखो, अगर मैंने अगर ये i प्लस 1 नहीं भी लिखा तो कुछ होगा नहीं, बस ये है कि 0 से 4 तक जाएंगी वैल्यू। जो आपका यूजर होता है ना सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर ही कहते हैं इसको, exe फाइल को, तो ये जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर के इक्विवेलेंट ही है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को कुछ ऐसा बनाऊं कि यूजर को लगे ना कि एक प्रोग्राम है, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका यूजर बोल सकता है, एक ऐसा इंसान जो कि कभी कोडिंग वोडिंग नहीं करी किसी ने, वो आपके पास आ सकता है, कह सकता है कि शुभम भाई, रोहन भाई या हैरी भाई, जिसका भी प्रोग्राम है, कि यार आपने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसमें 0 क्या है, 1 से स्टार्ट होगा ना, मार्क 0 क्या है? आप कहोगे वो इंडेक्स ना सी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होती है। वो बोलेगा भाई क्या लैंग्वेज, क्या इंडेक्स, क्या बात कर रहे हो? तो आपको अपने यूजर को खुश रखना है। मान लो आपके जो पापा हैं या फिर आपकी मम्मी है, जो भी है, जिनको कोडिंग नहीं आती है ज्यादा अच्छे से, या चाचा है आपके, तो या फिर मैं अगर अपने दादाजी को दिखा दूं कि भाई ये जो है 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए यहाँ 0 लिख के आ रहा है, वो कहेंगे यार कैसा घटिया सॉफ्टवेयर है, 0 लिख के आ रहा है। तो हमें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यूजर की नजरों से देखना है, यूजर का चश्मा लगा के देखना है कि सॉफ्टवेयर कैसा है, इसलिए i प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो i प्लस 1 लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 आएगा, i लिखूंगा तो 0 2 4 आएगा, और फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन में आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए i। तो आप कहोगे मार्क्स i की वैल्यू दे दो, और सेम लूप को मैं यूज करूंगा मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ मार्क्स, मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, फॉर स्टूडेंट i इज, और यहाँ पर मैं परसेंटेज डी लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मार्क्स i। ठीक है, एक बैकस्लैश भी लिखूंगा। बैकस्लैश से कुछ खास होता नहीं है, बस नई लाइन में आ जाता है। उसको मैंने रन किया 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो आ गई है, देखो 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कोलन यहाँ लगाना चाहिए था, ऐसे। चलो प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। 1 का है 34 456 324 2 3 4 2,
और आप कहोगे यार ये कैसे मार्क्स है, इतने बड़े बड़े मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। तो मैंने कोई रैंडम वैल्यूज एंटर किया, आई एम सॉरी, मुझे 100 में से अगर मार्क्स लेने तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ले लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 के मार्क्स तरह से प्रिंट हो गए। ठीक है, तो मैंने एक एरे बनाया, एक एरे के अंदर मैंने स्टोर कर दी मार्क्स की वैल्यूज और मैंने इनको इनपुट में ले लिया। अब ये जो इंट है ये फ्लोट भी हो सकता था, ये वाला। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो हमने बनाया है, जो परसेंटेज डी लिखा हमने उसकी जगह परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा अगर हमको यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए कि फ्लोटिंग वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना पड़ जाए। तो वो चीज आप लोग को जो है वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैंने बताया एक चीज, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। हमारे पास एरे को इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम एरे को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप इस इंटीजर एरे को देखो जिसको मैंने सीजीपीए लिखा हुआ है, पता है सीजीपीए इज नॉट एन इंटीजर बट लेट्स अज्यूम कि राउंडेड इंटीजर्स है, पॉइंट्स कह लो, रेटिंग कह लो, राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो सीजीपीए 3 इज इक्वल टू 988 मैंने लिख दिया है। तो सीजीपीए में 3 वैल्यूज आ जाएंगी, सीजीपीए एक एरे होगा, 9 8 और 8 इसमें वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब अगर मैं फ्लोट मार्क्स की बात करूं तो इसके अंदर मैं 33 और 40 डाल सकता हूँ एज फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो जरा ये तो एग्जांपल्स हम लोग देख देते हैं। अच्छा होता मैं 3.3 और 4.0 लिखता तो, क्योंकि ये फ्लोट है, बट दैट्स फाइन। ठीक है, आप लोग समझ जाओ, इसमें 33.0 40.0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाता हूँ, 07_04 और array initializations.c। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एरे को इनिशियलाइज करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट a और मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू कुछ ऐसा और सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पर printf लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा the value of a0 is परसेंटेज d और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, a0 लिख दूंगा। ठीक है, और ये काम मैं 1 और 2 के लिए भी कर सकता हूँ, 1 और 2, और यहाँ पर मैं बैकस्लैश लगा लूंगा और भी अच्छा रहेगा। रन करो उसको, तो देखो 34 232 और 23 जो कि मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 3 वैल्यूज हमारी आ गई है इस एरे के अंदर। तो आप समझ ही गए हो यहाँ पर कि किस तरह से ये वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस से फ्लोटिंग पॉइंट बना दूं, अगर मैं इस इंट को फ्लोट कर दूं और इन परसेंटेज डीओ को मैं काम करता हूँ, इसको ना रेप्लिकेट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको पुराना वाला एग्जाम्पल रन करना पड़ जाए तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि आपको अच्छे से सब चीज का एक्सेस हो। अगर मैं इसको परसेंटेज डी को परसेंटेज एफ कर दूं, अब इसको रन करूं, तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि ये इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बना दूं जिनके डेसिमल के राइट में कुछ एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट एरे हो गया। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात ये है कि जो एरे होता है वो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप होता है, यानी कि सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। इस केस में उस वेरिएबल का नाम ए है, इस केस में उस वेरिएबल का नाम मार्क्स था, इधर मैं आ जाऊं तो उस वेरिएबल का नाम मार्क्स था फिर से। तो एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम तरह की बहुत सारी वैल्यूज को डाल दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको इतना ही आसान है? हाँ, मैं कहूंगा इतना ही आसान है। ये तो आ गया आपको। अब आप एक एरे को बना सकते हो, इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक साथ कर सकते हो इस तरह से, जैसे हमने देखा। एक कैरेक्टर का भी एरे बना सकते हो, मैंने फ्लोट का करके दिखा दिया। एक कैर का भी आप बना के देख लो, उसके अंदर कैरेक्टर डाल दो, सब काम हो जाएगा, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। इसीलिए मैं थोड़ा जूम इन करूंगा और एक स्मार्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की तरह आप लोग को ये आना चाहिए कि एरेज मेमोरी में किस तरह से दिखते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं और सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं फॉर एनी रीजन, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि मेमोरी में किस तरह से दिखाई पड़ते हैं ये एरेज। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैंने एक ARR3 बनाया, 1 2 3 वैल्यूज इसके अंदर डाल दी। आप कहोगे ठीक है भाई, ये तो पता है मुझे, आगे बताओ। एक इंटीजर 4 बाइट का है, मैं बता रहा हूँ। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है यहाँ पर, इस बात को लिखने का क्या मकसद है? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो ऑब्वियस है, एक इंटीजर 4 ही बाइट का होता है।
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक इंटीजर हमेशा 4 बाइट का नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द आर्किटेक्चर। आपकी मशीन कैसी है। टर्बो सी में अगर आप वो पुराना वाला जो अपना चलता था ना बाबा आदम के जमाने का टर्बो सी, जिसको लोग आज भी यूज करते हैं, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुका है, कुछ ही लोग करते हैं, मुझे पता है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से काम बिल्कुल करेगा वो, बट वी हैव मॉडर्न आईडीज, कंपाइलर एक अच्छा डाउनलोड करके आप जब कर सकते हो कोडिंग, तो आप वो सब बात करो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप मेरे साथ यहाँ पर फॉलो कर रहे हो तो आपका इंटीजर 4 बाइट का होगा, लेकिन देयर इज अ चांस कि इंटीजर 2 बाइट का हो। इट डिपेंड्स, और आपको काम करना पड़ सकता है ऐसे आर्किटेक्चर में जहां पर 2 बाइट्स का इंटीजर हो। विद दैट सेट, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कितनी मेमोरी रिजर्व होगी वो डिपेंड करेगा एक इंटीजर कितने साइज का है, कितना बड़ा इंटीजर है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आपने जो है 10 सेब मंगाए बाजार से, तो वो सारे के 10 सेब जो है छोटे छोटे ही होंगे, कोई बड़ा हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो जो शॉप है कितना बड़ा सेब रख रही है। चलो, मैंने इंट ARR3 बोला, मैंने कहा कंपाइलर से, कंपाइलर कंपाइलर बोलेगा हाँ भाई, मैं कहूंगा इंट ARR3 इज इक्वल टू 1 2 3। कंपाइलर समझ जाएगा, ये सुनते ही कंपाइलर समझ जाएगा, जाएगा मेमोरी में 3 ब्लॉक्स इंटीजर के यानी कि 4 बाइट के रिजर्व कर देगा, उनके अंदर ये वैल्यूज डाल देगा। तो मेमोरी में एरे कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आप देख रहे हो 1 2 3, और ये जो ब्लॉक्स मैंने बनाए ये 4 बाइट के ब्लॉक्स है। नीचे मैंने लिखा है इनका एड्रेस, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 ये वैल्यूज आने वाली है ARR के अंदर। 62302 एक रैंडम नंबर मैंने लिया है जो कि मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर 1 है, ठीक है। 1 अगर यहां पर है तो 2 होगा 62306 पर, यानी कि 4 इसमें इंक्रीमेंट कर दो, यहां पर होगा, इसमें और 4 जोड़ दो, यहां पर होगा 3, ठीक है। तो 4 का ये जो है 4 बाइट का ब्लॉक है जिसके अंदर एक इंटीजर स्टोर हो रहा है, ठीक है। और 4 बाइट का इसलिए क्योंकि इस आर्किटेक्चर में 1 इंट इज 4 बाइट्स, ठीक है। अब ये रिजर्व करेगा कितनी मेमोरी, अगर ये सवाल पूछा जाता है आपसे तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, एक काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि इंटीजर कितने बाइट का है। तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि भाई ये इंसान जो है इसको आता है, कुछ आता है। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट ARR3 मैंने बनाया, बताओ कितनी बाइट्स की मेमोरी जो है यहाँ पर रिजर्व होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक स्मार्ट कैंडिडेट हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो बता दूंगा कि अगर मैं एज्यूम करता हूं कि इंटीजर 4 बाइट्स का है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्टोर हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। लेकिन मुझे आपको ये बताना पड़ेगा मिस्टर इंटरव्यूअर सर, जो भी आप बोल रहे हैं उनसे, आप कहेंगे सर आप मुझे ये बताइए कि जो इंटीजर है वो आपके आर्किटेक्चर में कितने बाइट का है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा ये आंसर। अगर मैं एज्यूम करूं कि इंटीजर आपके आर्किटेक्चर में n बाइट्स का है तो 3n बाइट्स ऑफ मेमोरी आपकी रिजर्व होगी। तो इंप्रेस हो जाएगा बंदा, सामने आएगा यार इसको तो पता है सब कुछ, इसने तो पूरा भांडा ही फोड़ दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन में मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो सफिशिएंट प्रोवाइड करी नहीं थी, लेकिन ये इंसान तो बड़ा स्मार्ट निकला, इसने तो मुझे जो है जो मैं आंसर चाह रहा था वो तो दे ही दिया, उसी के साथ साथ और भी जानकारी दे दी। तो यहाँ पर आपको जो है एडवांटेज मिल सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं मेमोरी में ऐसे क्यों दिखाई देते हैं। एरे जब भी स्टोर होगा वो कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के रूप में स्टोर होगा, यानी कि अगर ARR0 मेरा यहाँ पर है 62302 में, तो ARR1 मेरा 62306 मेमोरी लोकेशन पर ही होगा। यानी कि अगर मेरे पास पहले ब्लॉक का एड्रेस है तो मैं आगे 10वें 12वें 20वें 25वें 30वें ब्लॉक का एड्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहले ब्लॉक का एड्रेस अगर ये है मुझे मालूम है, तो मैं अगले ब्लॉक का एड्रेस 4 जोड़कर, उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस 8 जोड़कर, उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस 12 जोड़कर, उसके भी नेक्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस 16 जोड़कर ले सकता हूं, ठीक है। तो ये 4 इंटू 3 इज इक्वल 12 बाइट्स इन मेमोरी जो है वो रिजर्व करेगा, ठीक है। 4 बाइट्स फॉर ईच इंटीजर, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, क्योंकि मेरे आर्किटेक्चर में एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो विद दैट सेट एक नए टॉपिक पर आता हूं जो कि थोड़ा सा हटके लेकिन बहुत ज्यादा रिलेटेड टू अरेज है, ठीक है। और वो है पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर को हमने देखा, पॉइंटर से हमारा परिचय हुआ, हमें पॉइंटर से मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें ये पता है क्या कि पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट किया जा सकता है, पॉइंटर को घटाया जा सकता है। पॉइंटर एट द एंड ऑफ द डे क्या है, पॉइंटर एट द एंड ऑफ द डे एक एड्रेस है, ठीक है, और वो एक नंबर है,
उसको हम घटा जोड़ ये सब कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से इसका हम पॉइंटर अरिथमेटिक को जो है देख सकते हैं, किस तरह से इसमें हम एक वैल्यू जोड़ सकते हैं, इनको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। चलो आयो देखते हैं कि ये क्या है, और अगर मैं पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूं, एक प्रोग्राम बनाना है, उस चीज को बहुत अच्छे से समझाना है, और यहाँ पर मुझे ऐसा बनाना है इस वीडियो को परफेक्ट एकदम, इस पार्ट को स्पेसिफिकली जो मैंने यहाँ पर पॉइंटर अरिथमेटिक, तो बॉयलर प्लेट यहाँ पर मैंने रख दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉयलर प्लेट मैंने रख दी यहाँ पर। बॉयलर प्लेट में मैं क्या करूंगा, एक इंट आई बना दूंगा इज इक्वल टू 34। आपको यार ये क्या क्या है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर मैं इंट स्टार पीटीआर बना दूंगा इज इक्वल टू एम्परसेंड आई। आप कहोगे अब ये भी मेरे लिए आसानी है, मुझे क्योंकि समझ में आ चुका है पॉइंटर, पीटीआर में आई का एड्रेस स्टोर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं हुई यहाँ पर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं आई इज परसेंटेज डी, यहां पर क्या लिखूंगा, सॉरी परसेंटेज यू। ठीक है, और सेमीकोलन लगा दूंगा, और एक बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं। और मैं इसको एड्रेस ऑफ आई नहीं बोलूंगा, मैं इसको वैल्यू ऑफ पीटीआर करूंगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ पीटीआर। अगर मैं यहां पर पीटीआर प्लस प्लस कर दूं तब क्या हुआ, आपको भी पॉइंटर तो एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है आई के, इसका प्लस प्लस का क्या मतलब है। आप देखो यहां पर क्या होगा, ये पॉइंटर अरिथमेटिक है, तो इसका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस था 6442216, और उसमें 4 और जुड़ गया। देखो ये 20 हो गया, उसके बाद इसमें 4 जुड़ गया। मेरे कंप्यूटर में जो इंटीजर है वो 4 बाइट का है, और जब मैंने पीटीआर प्लस प्लस किया तो उसमें 4 जुड़ गया। अगर मैं पीटीआर में 2 बार प्लस प्लस कर दूं और इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखो इसमें 8 जुड़ गया। 3 बार प्लस प्लस कर दूं तो क्या होगा, 12 जुड़ जाएगा। देख लो यहाँ पर, ये 16 तो 12 जुड़ के 28 हो गया। समझ लो आप इस बात को। तो ये जो मैंने यहाँ पर अभी किया, ये पॉइंटर अरिथमेटिक है। अब मैंने तो यहाँ पर प्लस प्लस किया, क्या मैं माइनस माइनस कर सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल कर सकता हूँ, और बिल्कुल वही होगा जो आपने सोचा। अगर किसी भी पॉइंटर में मैं प्लस प्लस करता हूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसे करता हूं, अगर मैं कुछ इस तरह भी करता हूं, या फिर मैं इसको कुछ इस तरह करता हूं, पीटीआर प्लस प्लस का मतलब यही है, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। तो देखो इसमें 4 जुड़ जाता है। अब ये 4 कहां से आ रहा है, 4 है इंटीजर का साइज मेरे आर्किटेक्चर में, मेरे कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में जिसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। अगर मैं इसको एक कैरेक्टर बना दूं, यानी कि अगर मैं इसको कैर आई कर दूं, तो भी क्या 4 ही जुड़ेगा प्लस प्लस करके, तो 4 नहीं जुड़ेगा। कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, तब 1 जुड़ेगा। अब ये चीज आपको थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग सकती है, लग सकता है कि यार ये क्या हो गया, इतना अच्छा समझ में आ रहा था और अचानक से थोड़ा सा समझ कम हो गई। लेकिन समझो, फिर से बताता हूँ, मैंने एक आई बनाया, 34 उसमें डाल दिया, पीटीआर बनाया, उसको आई से पॉइंट करा दिया। मैंने कहा कि मुझे इसका एड्रेस बता दो क्या है, जो कि आई का मैंने डाला था पीटीआर में, यानी कि पीटीआर की वैल्यू बता दो। अब मैंने पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 लिखा है। अब पीटीआर एक पॉइंटर है, याद रखना, इंट स्टार टाइप है, इसका इंटीजर नहीं है, पॉइंटर है एक। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसमें 1 जोड़ रहा हूं तो 1 ही जुड़ेगा। इसमें मैं 1 जोड़ रहा हूं तो इसमें क्या होगा कि जो भी पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर है, इंटीजर टाइप पॉइंटर है, उस टाइप में जितने बाइट होते हैं वो जुड़ जाएगा। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं यहां पर इस तरह से, तब यहां पर देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई में जितने बाइट होते हैं इंटीजर में वो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 जुड़ जाएगा। तो 8 जोड़ोगे तो देखो ये 24 हो गया। ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम पीटीआर प्लस प्लस ही करते हैं, जिसका मतलब होता है पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। आई होप कि मैं समझा पाया ये चीज आपको, कि जब भी एक जोड़ा जाता है पॉइंटर में, यानी कि ये जोड़ा जाता है, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 लिखा जाता है, तब पीटीआर की वैल्यू होती है पीटीआर की अपनी असली वैल्यू, और उसमें वो वैल्यू जोड़ दो जिस टाइप का पॉइंटर, यानी कि इंटीजर है तो 4 जोड़ दो, कैरेक्टर है तो 1 जोड़ दो, फ्लोट है तो 4 जोड़ दो, जितना भी साइज है वो जोड़ दो। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस चीज को और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देना पड़ता है आपको ये कोड।
अगर मैं कैर सी इज इक्वल टू ये कर दूं और फिर इसको एक कैरेक्टर पॉइंटर बना दूं और इसको एम्परसेंड सी कर दूं, पीटीआर तो एकदम ऐसे ही रहेगा। और मैं यहाँ पर क्या करूं, अब इसको रन करूं तो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 करने से सिर्फ एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो 19 से 20 हो गया। नीचे देखो आउटपुट विंडो में 2219 था और यहाँ पर क्या हुआ 2220 हो गया। मैं इसको जरा और जूम करके दिखाऊंगा तो देखो, तो एक का इंक्रीमेंट क्यों हुआ यहाँ पर और पहले 4 का क्यों हुआ था। पहले 4 का इसलिए हुआ था क्योंकि पहले इंटीजर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा था। इंटीजर 4 बाइट का होता है तो 4 जुड़ गया, ये 1 बाइट का होता है तो 1 जुड़ गया। एंड दैट्स अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप लोगों को चाहिए इसको समझना। आप समझ चुके हो, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ चुके हो। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप समझ चुके हो। मुझे नीचे कमेंट में बता दो यार, टाइम स्टैम्प लगा के कि यार मैं समझ गया हूँ ये चीज। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। आप नीचे कमेंट में बस टाइम स्टैम्प लगाकर लिख दो कि भाई मुझे आ गया समझ में। मैं आपको देखूंगा कमेंट को, दिल जरूर दूंगा आपको। अब यहाँ पर दी वैल्यू ऑफ पीटीआर इज परसेंटेज यू बैकस्लैश एन, और ये इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 किया और मैंने देखा कि पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई है। इसी चीज को 2 बार लिख दूं अगर मैं, तो देखो 2 जुड़ गया। 10 बार लिखूंगा तो 10 कैरेक्टर जुड़े हैं क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। और यहाँ पर 19 का 21 हो गया क्योंकि 2 बार पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 किया। पीटीआर में हमने 1 को 2 बार जोड़ दिया यानी कि पीटीआर में 2 जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर नंबर लिटरली नहीं जोड़ता है। एड्रेस में जब आप एक इंक्रीमेंट करते हो 1 का तो वो जाता है अगले एड्रेस में पॉइंट होता है। यानी कि अगर इंटीजर है तो अगले इंटीजर एड्रेस में पॉइंट होगा। अब इसका एरे से क्या लेना देना। अब जरा सोचो दिमाग लगा के कि अगर मेरे पास एक पॉइंटर है जो कि इस 1 वाले को पॉइंट कर रहा है यानी कि ARR 0 को पॉइंट कर रहा है, मैं उस पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दूं अगर, तो वो इस वाले को पॉइंट करेगा या नहीं करेगा, इस वाले नंबर को। आप सोच के बताओ। हाँ करेगा, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि इसका एड्रेस 302 है। मैं उस इंटीजर पॉइंटर में 1 बढ़ाऊंगा तो उसका जो एड्रेस है वो पॉइंट करेगा 306 वाली लोकेशन में जहां पर 2 है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। तो ये था हमारे पास पॉइंटर अरिथमेटिक। अब पॉइंटर अरिथमेटिक में मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नोट्स में समझा रखा है कि अगर आई का एड्रेस यहाँ पर 87994 है, 87994 बस एड्रेस है जो कि आपके कंप्यूटर ने डिसाइड किया देने के लिए इसको आई को। ये आपके कंप्यूटर में अलग होगा, यहाँ पर नोट्स में अलग है, यहाँ पर अलग है। डिपेंड्स अपॉन आपका, आप जब रन कर रहे हो अपने प्रोग्राम को कौन सी मेमोरी लोकेशन मिलती है उसको, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो a pointer can be incremented to point to the next memory location of that type by incrementing यानी कि +1 करके हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंटर को वो पॉइंटर का जो एड्रेस है उसके अगले एड्रेस पे, यानी कि अगर उसके जैसा एक और एलिमेंट होता मेमोरी में तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट में वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंटर। कंसीडर दिस एग्जांपल। मैंने आई इज इक्वल टू 32 लिया है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 32 लेने के बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम ए है इस केस में। ये एक स्निपेट है, ये एक स्निपेट है, कंफ्यूज मत होना। ये 3 अलग अलग स्निपेट्स लिखे मैंने, 3 अलग अलग सिनेरियोज लिए हैं। पहले सिनेरियो में आई की वैल्यू 32, ए के अंदर आई का एड्रेस और ए प्लस प्लस कर दिया मैंने, तो क्योंकि एक इंटीजर था इसलिए इसमें 4 जुड़ गया देखो। फिर यहाँ पर मैंने ए को कैरेक्टर बना दिया है, बी को पॉइंटर बना दिया है जिसके अंदर ए का एड्रेस है। तो पहले ये 994 था तो अब ये 995 हुआ क्योंकि एक कैरेक्टर है, ठीक है। और ये बी है, ये भी बी है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ए के अंदर कैरेक्टर है। ये तीनों इंडिपेंडेंट स्निपेट्स हैं, इनको मिला के मत लिखना प्रोग्राम में तीनों को। 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, 3 अलग अलग प्रोग्राम्स में आप लिख सकते हो इनको अलग अलग, ठीक है। फ्लोट आई इज इक्वल टू 1.7, फ्लोट स्टार ए इज इक्वल टू एम्परसेंड आई, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको एक नंबर बना दिया, उसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर करा दिया है, ए के अंदर एड्रेस स्टोर करा दिया है आई का। अगर ये 994 है तो 998 हो जाएगा क्योंकि फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आऊंगा और आपको एक फ्लोट का भी एग्जांपल दूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्लोट सी इज इक्वल टू 3.4। और अच्छा होता कि अगर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर ही ले लेता तब अच्छा होता, लेकिन अभी मैं इस फ्लोट वाले एग्जांपल में उसको कमेंट आउट करूंगा। यहाँ पर फ्लोट स्टार पॉइंटर बनाऊंगा मैं और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ पर इसको एफ कर देता हूं, इसको रन करूंगा तो देखो इसमें 2 बार मैंने इंक्रीमेंट किया तो 8 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 बार इंक्रीमेंट करूंगा तो 4 का आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने प्रोग्राम को ये खोला, ये रन किया और मैं बाकी सारे प्रोग्राम्स को बंद कर देता हूं।
तो आप लोग देखो यहाँ पर 16 से 20 हो गया, यानी कि क्योंकि फ्लोट पे ना आर्किटेक्चर में 4 बाइट का है, इसलिए मुझे इंक्रीमेंट मिला 4 का। ठीक है, तो इसलिए पहले पुरानी वैल्यू पॉइंटर की ये थी, अब नई वैल्यू ये हो गई, यानी कि पहले 6422 16 थी, अब 6422 यानी 42 सॉरी नॉट इवन 222 6422 20 बोल देता हूँ उसको। ठीक है, तो मुद्दा ये है, जस्ट ये है कि 16 से 20 हो गई। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको। चलो जी बढ़िया, अब इस चीज को देखते हैं। फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पॉइंटर्स। ऑन पॉइंटर्स, ऑन लिख दिया मैंने, बट दैट्स फाइन यार। एडिशन आप कर सकते हो एक पॉइंटर का, एक नंबर का किसी पॉइंटर में, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया 1 को ऐड कर दिया था पॉइंटर में। ठीक है, यहाँ किया था, यहाँ। दूसरा है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ पॉइंटर, यानी कि एक नंबर को पॉइंटर से घटा दिया मैंने। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर फ्रॉम अनदर, एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से आप घटा भी सकते हो, उससे पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में मेमोरी का कितना गैप है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, मैं ये माइनस ये करूंगा, यानी कि ये माइनस ये करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इंटीजर का क्या साइज है मेमोरी में इस आर्किटेक्चर में। अगर 4 होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं एक पीटीआर बना लूंगा इन स्टार टाइप का, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन स्टार टाइप का मैं एक पीटीआर बना लूंगा और उसको प्लस प्लस कर दूंगा और इन दोनों को घटा दूंगा पॉइंटर्स से, पॉइंटर्स को, तो मुझे पता चल जाएगा इस आर्किटेक्चर में इंटीजर किस साइज का है। मैं प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दूंगा, आपको पता चल जाएगा अपने आप। इसको हम करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ पॉइंटर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर फ्रॉम अनदर, ये दोनों मैंने फर्स्ट 2 मैंने करा दिया। थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करो, और फोर्थ वाला भी आप ट्राई कर सकते हो कि क्या 2 पॉइंटर एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, इक्वालिटी करके देख सकते हो पॉइंटर में आप। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये आपको क्विक क्विज सॉल्व करनी है। ठीक है, ये क्विक क्विज सॉल्व करनी है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी है। ट्राई दीज ऑपरेशंस ऑन अनदर वेरिएबल बाय क्रिएटिंग पॉइंटर्स इन अ सेपरेट प्रोग्राम। एक सेपरेट प्रोग्राम में आपको एडिशन करके दिखाना है, कमेंट आउट करके फिर सब्ट्रैक्शन। आपको ये चारों जो ऑपरेशंस हैं इनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैसे भी आप करो, एक दूसरे वेरिएबल को बना के करो, सेम वेरिएबल को आप ओवरराइट करो, जैसे भी करना आपको करो। एक ऐसा प्रोग्राम टाइम स्टैम्प के साथ नीचे कमेंट आना चाहिए कि चारों जो मैंने ये ऑपरेशन बताए हैं आपको, अगर आप दिल से सीख रहे हो तो कमेंट जरूर मारोगे नीचे। और कमेंट कुछ फालतू नहीं मारना है, प्रोग्राम बना के मारना है कमेंट। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सीख के, समझ के, प्रोग्राम बना के फिर कमेंट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप स्पेस बार दबा के वीडियो रोक के प्रोग्राम बना के बाद में जरूर कमेंट करना। ठीक है, ये कोई क्विज आप जरूर सॉल्व करना। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको जो है क्लियर हो गई होगी। तो चलो, अब हमने जो एरे था उसको बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अब पॉइंटर से एरे को कैसे एक्सेस किया जाए इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं अपने प्रोग्राम्स में जाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि हमने किस तरह से प्रोग्राम्स लिखे, तो 5 प्रोग्राम्स अब तक हमने लिखे। सबसे पहले बेसिक देखा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से लूप की मदद से इनपुट किया जा सकता है और आउटपुट किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि पॉइंटर की मदद से कैसे इनपुट आउटपुट किया जा सकता है उसको देखेंगे। यहाँ पर 07_06 और एरेज विद पॉइंटर्स डॉट सी नाम से यहाँ पर एक मैं बना ले रहा हूं प्रोग्राम। मान लो 4 बच्चों के मार्क्स स्टोर करेगा ये प्रोग्राम, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक बना दे रहा हूँ वेरिएबल और एक पॉइंटर। तो मैं एक इंट स्टार पीटीआर बना देता हूँ। इंट स्टार पीटीआर क्या है, ये एक मेरा पॉइंटर है जिसको मैं इधर उधर पॉइंट कराऊंगा, लेकिन अभी इनिशियली मैं इसको पॉइंट करा रहा हूँ कहाँ, मैं लिख रहा हूँ एम्परसेंड मार्क्स 0, यानी कि पहले एलिमेंट से पॉइंट करा रहा हूँ। एरे के पहले एलिमेंट से मैं पीटीआर को पॉइंट करा दे रहा हूँ, और पहले एलिमेंट से पॉइंट करा देने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इस पॉइंटर को अगले अगले एलिमेंट से पॉइंट करा सकते हो पीटीआर प्लस प्लस करके। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब मैं पीटीआर प्लस प्लस करता हूं तो वो क्या करेगा, अगर पहले यहां पॉइंट करता था वो, तो अब यहां पॉइंट करने लगेगा, फिर यहां पॉइंट करने लगेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पर कि एक फॉर लूप लगा सकते हैं, और फॉर लूप लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, और उसी के साथ साथ i प्लस प्लस। ठीक है, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दी वैल्यू ऑफ, या फिर सबसे पहले तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो
मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ ith स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज डी लगेगा, तो जो मेरा आई है वो यहाँ पर आएगा एम परसेंट। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मार्क्स आई लिखूंगा। लेकिन अगर मैं मार्क्स आई ना लिखकर यहाँ पर पीटीआर लिख दूं तो कैसा रहे? पीटीआर भी तो एड्रेस है, यहाँ पर स्कैन एफ जो है वो एड्रेस लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आई लिखूंगा, वो मैं स्कैन एफ में करूंगा। तो ये जो लाइन है तो मैंने प्रिंट एफ की लगाई है, जो स्कैन एफ की लाइन है उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर परसेंटेज डी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पीटीआर। और पीटीआर क्या है अभी, एम परसेंट मार्क्स 0, ठीक है, यानी कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा मार्क्स एरे का वो। अब यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी मैंने यहाँ पर लिखा, यानी कि ith स्टूडेंट जीरोथ फर्स्ट, तो जीरोथ ना करके मैं इसको 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो +1 कर दूंगा यहाँ पर, ताकि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे करके मैं कर सकूँ। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, तो एंटर द वैल्यू ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, फिर स्टूडेंट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पीटीआर को भी ++ कर दूंगा, और सेम लूप की मदद से मैं एक बार एंटर जब हो जाएंगी मेरी वैल्यूज, तब मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर दूंगा। और इस बार मुझे पीटीआर की जरूरत नहीं है, इस बार मुझे मार्क्स आई की जरूरत है। और मैं कहूंगा द वैल्यू ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट परसेंटेज डी इज, कुछ इस तरह से लिखूंगा परसेंटेज डी, और यहाँ पर i+1 के साथ साथ मैं मार्क्स आई को भी लगाऊंगा। तो आप लोग देखोगे ये काम करता है कि नहीं करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है पहले स्टूडेंट के मार्क्स बताओ, तो मैं कहूँगा 1, दूसरे के 2, तीसरे के 3, चौथे के 4, ये सारे के सारे मैंने सैंपल लिए हैं मार्क्स के 1 2 3 4। तो आप देखो यहाँ पर ये मार्क्स इनके प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पर 21, 22, 23 और 25 लेता तो 21, 22, 23 और 25 यहाँ पर प्रिंट हो गए। ये काम कैसे कर रहा है प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक मार्क्स नामक एरे बनाया जिसमें मैंने 4 इंटीजर की कैपेसिटी दी है, ठीक है, यहाँ पर 4 इंटीजर की कैपेसिटी दी है मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंटर, सिर्फ एक इंटीजर पॉइंटर मुझे चाहिए। ये इंटीजर पॉइंटर क्या करेगा, इनिशियली तो पॉइंट करेगा मार्क्स के पहले एलिमेंट से। अगर आप यहाँ पर देखो तो इससे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मेरा एरे वाला 3 साइज का है, वो 4 साइज का था, बट यहाँ से एग्जांपल के तौर पे समझ लो, पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, पीटीआर++ किया तो यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से पीटीआर++ किया तो यहाँ पॉइंट करेगा। तो मैं जैसे जैसे पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे ये पॉइंटर अगले एलिमेंट का एड्रेस लेता जा रहा है। और स्कैनफ को क्या चाहिए होता है, एड्रेस ही चाहिए होता है, तभी तो एम% लगाते हैं उसमें। तो स्कैनफ को मैंने एड्रेस दे दिया और स्कैनफ अपना काम कर लेगा, और उसके बाद फाइनली ये मार्क्स की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो अगर हम वापस आ जाए नोट्स के अंदर, तो आप एक्सेस कर सकते हो एक एरे को पॉइंटर की मदद से। इनिशियली आप पहले वाले एलिमेंट से पॉइंट करा दो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ptr++ करोगे, ptr पॉइंट्स टू इंडेक्स 0, ptr++ विल पॉइंट टू इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। ptr++ आपका यहाँ पॉइंट करेगा बाद में, इसकी रन करने के बाद। ptr++ विल पॉइंट टू का मतलब है ptr++ करने के बाद पॉइंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार आपने ये रन कर दिया तो फिर उसके बाद दिस वे वी कैन हैव एन इंटीजर पॉइंटर पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे लाइक दिस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इनिशियली ptr++ करोगे तो यहाँ पर पॉइंटर दूसरे एलिमेंट पर पॉइंट करेगा, और इसको आप डीरेफरेंस करोगे ptr++ के बाद तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पर 9 है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर पासिंग एरेज टू फंक्शंस, वैसे मैं वीडियोस बना रहा था तो मुझे किसी ने सजेशन दिया था, और इनफैक्ट मैं पहले करता भी था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो दिखेगा आपको, ये जो कर्सर है ना व्हाइट वाला, इसको ब्लैक कर लो बोला था उन्होंने किसी ने कमेंट में। और मैं बताना चाहता हूँ मैं ये काम बहुत पहले से कर रहा हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इस कर्सर को ब्लैक कर लूंगा तो मेरा कर्सर थोड़ा चमकता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैं कर्सर को ब्लैक कर लेता हूँ, और हाँ यार अब अच्छा लग रहा है। देखो मैंने काला कर लिया, और माउस प्रॉपर्टी में जाके आप लोग भी कर सकते हो। मैं सेटिंग्स अपनी बंद कर देता हूँ कंप्यूटर की, आप लोग कर लेना यार अपने आप, ही तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। जो बंटू वगैरह में वो भी कर लेना यार अपने हिसाब से। पासिंग एरेज टू फंक्शंस, अब एरे को एक फंक्शन के अंदर कैसे पास कराया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये चीज समझ गए आप कि एक पॉइंटर का एरे से क्या नाता है। अब एक चीज यहाँ पर मैंने मिस करी है जो कि मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। int star ptr is equal to ampersand arr 0 लिखूं मैं, या फिर मैं सिंपली ARR भी लिख सकता हूँ। ओ भाई ये क्या है यार, ये क्या कह दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इसकी जगह सिर्फ मार्क्स भी लिख सकता हूँ,
देख रहे हो आप क्या किया मैंने? ऊपर वाली लाइन जो पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड मार्क 0 है, और नीचे वाली लाइन जिसमें कि मैंने लिखा है पीटीआर इज इक्वल टू मार्क्स, ये दोनों एक ही काम करेंगे। मैं इसको देखो रन करूंगा इस प्रोग्राम में, ये देखो ये इस प्रोग्राम में मुझे मार्क्स की वैल्यूज को लेकर और प्रिंट करके दे रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से ये देख लेते हैं कि एक एरे को फंक्शन के अंदर कैसे पास कराया जाता है, ठीक है। तो मैं आऊंगा प्रोग्राम में और यहाँ पर एक 7वां प्रोग्राम बनाऊंगा, arrays to functions.c, ठीक है। arrays to functions.c बनाया, यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड में लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा void print array, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एक एरे लेगा, यानी कि एरे का पहला वाला एड्रेस लेगा ptr, तो मैंने यहाँ पर int star ptr कर दिया है, और एरे का साइज लेगा जो कि मैंने int n कर दिया है। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप यूज करूंगा, मैं लिखूंगा int i is equal to 0, i is less than n और i प्लस प्लस, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा printf और लिखूंगा the value of परसेंटेज d एलिमेंट, मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ, एलिमेंट परसेंटेज d इज परसेंटेज d, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले i+1 और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर स्टार ptr प्लस i। और अब आप ये कहोगे कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये क्या सर्कस कर दिया मैंने यहाँ पर स्टार ptr प्लस i लगा के। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि ये बहुत ही सिंपल सा डी रेफरेंसिंग मैंने करी है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इंट arr यहाँ पर कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 2, मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज यहाँ पर डाली है, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस एरे का साइज 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट एरे कर सकता हूँ और इस एरे को पास कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं यहाँ पर 7 दे दूंगा। मैं 7 क्यों पास कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ गई इसके साइज को पास करने की, मुझे जरूरत पड़ गई इसके साइज को पास करने की कि अगर मैं इसके साइज को पास करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कब मुझे रुकना है इस फॉर लूप में, वरना मैं कितने तक चलाऊंगा फॉर लूप। मैं नहीं चाहता कि मैं एरे के बाउंड से बाहर चला जाऊं। तो यहाँ पर आप लोग जो है बड़े आराम से इस एरे को इटरेट कर सकते हैं प्रिंट एरे फंक्शन के अंदर, और प्रिंट एरे फंक्शन के अंदर एरे को इटरेट करके आप इसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। बस एक बार यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर बैकस्लैश लगा लोगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखना है आपका जो प्रोग्राम है वो, बाकी कुछ बैकस्लैश से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसको अगर मैं रन करूं और देखो आप लोग 1 2 ये सारा इसने रन कर दिया और प्रिंट एरे ने इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, सातों के सातों एलिमेंट्स को। अगर मैं 7 की जगह 8 दे देता तो क्या होता, क्या कोई एरर आएगा प्रोग्राम में? तो जवाब है कि कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा कि ये बाउंड से बाहर चला जाएगा और मिसबिहेव करने लगेगा प्रोग्राम, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। 95 क्या है, 95 तो मैंने दिया भी नहीं यहाँ पर, 95 खुद इसने गार्बेज वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए मैं सही साइज दूंगा 7, इसलिए साइज भी पास करते हैं एरे का, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलो जी बढ़िया, इस तरह तो हम पास कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये क्या, ये चीज को थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। जो पीटीआर है, पीटीआर के अंदर क्या होगा, 1 का एड्रेस होगा। पीटीआर प्लस आई के अंदर किसका एड्रेस होगा, ith एलिमेंट का एड्रेस होगा। अगर आई 0 है तो इसका एड्रेस होगा। पीटीआर प्लस 1 के अंदर इसका एड्रेस होगा, पीटीआर प्लस 2 के अंदर इसका एड्रेस होगा, पीटीआर प्लस 3 के अंदर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और इस तरह से मैं इस एड्रेस को स्टार लगा के डी रेफरेंस कर रहा हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं इस एरे को कुछ इस तरह से भी पास कर सकता था। यहाँ पर मैं एंटर मारूंगा, फिर से एंटर मारूंगा, इस वाले को मैं कमेंट आउट करूंगा, और मैं यहाँ पर इसको int स्टार ptr ना बनाकर एक इंटीजर एरे भी बना सकता था। और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से, या तो मैं ऐसे ही रहने दूं इसको, मैं इसको रन करूं अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर आउटपुट बिल्कुल वही आ रहा है जो एक्सपेक्टेड था। और उसी के साथ साथ मैं अगर ये करने के बाद ptr आई ऐसे करूं, क्योंकि ptr अब एक एरे है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, और आप लोग देखो ये भी वही आउटपुट देगा। यहाँ पर मैंने कोई गलती कर दी, क्या गलती करी मैंने, ओके पीटीआर पीटीआर आई मैंने किया, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन लगा दिया शायद बिना ब्रैकेट के, ओके तो मैंने प्रिंटर को ब्रैकेट नहीं लगाया, ओके नो प्रॉब्लम्स।
देखो यहाँ पर ये भी मेरा प्रिंट हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं प्रिंट, कोई इशू वाली बात आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ और वो बात ये है कि मैंने यहाँ पर इस एरे का एड्रेस पास किया है। तो अगर मैं इस प्रिंट एरे फंक्शन को 2 बार रन करूँ और यहाँ पर मैं लेट अस से पीटीआर को मैं कह दूं कि जो तीसरा एलिमेंट है यानी कि पीटीआर 2, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है इसलिए पीटीआर 2 तीसरा एलिमेंट है, उसको मैं 5 5 5 5 कर दूं तो क्या ये ओरिजिनल एरे को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रिंट एफ ही क्यों ना लिखूं और मैं यहाँ पर परसेंटेज डी लगाकर मैं अपने ए आर आर 2 को प्रिंट करूं तो क्या वो चेंज होके 5 5 5 5 बन जाएगा और 3 5 4 3 ना होके क्या ये बन जाएगा? तो जवाब है हाँ, वो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने एड्रेस दिया है इसको, मैंने रेफरेंस दिया है, मैंने वैल्यू कॉपी नहीं करी है। तो यहाँ पर देखो कि 5 5 5 5 प्रिंट हो रहा है। तो इसने क्या किया, एक्चुअल एरे को चेंज कर दिया। तो ये एक्चुअल एरे को चेंज करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, will be changed in main as well in ARR array of main as well। तो ये मेन फंक्शन में भी चेंज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने अब आपको काफी चीज बता दी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक पॉइंटर होता है, वो इनिशियली एरे के पहले एलिमेंट को अगर पॉइंट कर रहा है तो आप उसमें एक जोड़कर उसको अगले एलिमेंट से पॉइंट करा सकते हो, उसमें एक और जोड़कर आप अगले एलिमेंट से पॉइंट करा सकते हो, एक और एलिमेंट को जोड़कर उसमें अगले एलिमेंट को पॉइंट करा सकते हो, और एंड सो ऑन, ठीक है। दिस वे वी कैन हैव एन इंटीजर पॉइंटर पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे लाइक दिस। उसके बाद पीटीआर प्लस प्लस करो, फिर स्टार पीटीआर करके डी रेफरेंस करके वैल्यू ले लो, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर कि हम कुछ प्रिंट एरे को इस तरह बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, प्रोग्राम चला के दिखा दिया, ठीक है। आई होप कि अब एरेज, पॉइंटर्स, पासिंग एरे टू फंक्शंस, पॉइंटिंग अ पॉइंटर टू एरे, इन सब चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आएगी भी नहीं। और अगर आ जाती है ना बाय एनी चांस, मतलब आ गई कि भाई मुझे तो आ गई, कोई बोल दे मुझसे, तो मैं कहूंगा कि आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि मैंने वीडियो को एक बार में नहीं कई बार में रिकॉर्ड किया है, इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब मल्टी डायमेंशनल एरे को देखते हैं। अभी क्या है मल्टी डायमेंशनल एरे? एन एरे कैन बी ऑफ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एन डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या चीज है? जैसे कि हमने अभी एरे देखा, हम एरे को 0 1 2 करके उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर पा रहे थे। जिस तरह 0 1 2 करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे थे एरे के, उसी तरह हम लोग इसमें एक और लेयर डाल सकते हैं। अब इस लेयर का क्या मतलब हुआ, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। जब हम एक एरे की बात करते हैं जो कि 1 डायमेंशनल है, तो वो 1 डायमेंशनल एरे जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंट्स की तरह उनको समझ लो आप। यानी कि आपने एक सीरीज में कुछ नंबर लिख दिए हैं। लेकिन मैं बात करूं एक 2D एरे की, वो एक टेबल की तरह है जिसमें रोज और कॉलम्स है। तो 0 0 का मतलब 0th रो 0th कॉलम, यानी कि 2 डायमेंशन आ गया। अगर आपने फिजिक्स में मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मैं रिलेट करवा दूंगा यार, आपको क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं ARR 32 की, तो मैंने एक 2D एरे बनाया है जिसमें रोज और कॉलम्स है। इसकी रोज में क्या है, 1 और 4, 7 और 9, 11 और 22। यानी कि मैं अगर सिर्फ ARR 0 लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक एरे मिलेगा जो कि 1 और 4 है। ARR 1 लिखूं तो क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। ARR 2 करूं तो क्या मिलेगा, वो एक एरे मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2D एरेज को क्यों बनाए और कैसे बनाए। 2D एरेज को क्यों बनाए? 2D एरेज को इसलिए बनाए, अगर हमें कोई टेबल यहाँ पर स्टोर करनी है, मान लो आपको मार्क्स स्टोर करने किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा 07 और यहाँ पर लिखूंगा _08 और मल्टी डिम एरे डॉट सी। बॉयलर प्लेट लगाई। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि इन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 5। हर बच्चे को 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं और हर बच्चे को क्योंकि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं
मैं जो मार्क्स को बनाऊंगा वो एक इंटीजर एरे बनाऊंगा 3 5 का, ठीक है, इस तरह से, यानी कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है वो इंट मार्क्स वाला जो एरे है वो स्टोर करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर लूप लिखूंगा, i is less than 3 और i प्लस प्लस। मैं सेम फॉर लूप को कॉपी कर दूंगा, लेकिन इस बार मैं i को j कर दूंगा क्योंकि मैं i को ऑलरेडी यूज कर रहा हूं ऊपर, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जो मैंने स्कैनफ यहां पर बनाया था अपना, मैं यहां पर लिखूंगा मार्क्स आई जे, और आई क्या है, आई है मेरा सब्जेक्ट, सॉरी स्टूडेंट कौन सा है, और जे है मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक प्रिंटफ, और यहां पर लिखूंगा एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी इन सब्जेक्ट परसेंटेज डी। और आप देखते जाओ, अभी इसको मैं क्लियर करूंगा, देखते जाओ बस। अब अभी यहां पर मैं लिखूंगा आई प्लस वन, और उसके बाद में लिखूंगा सब्जेक्ट यहां पर जी प्लस वन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और इंसान को 1 से गिनती करने की आदत होती है, ठीक है। तो आई जे, अब यहां पर आप बैकस्लैश एन भी लगा लो एक, तो आप यहां पर एंटर कर सकते हो मार्क्स सारे, और किसके किस सब्जेक्ट में कौन कौन से मार्क्स है, ठीक है। और मैं यहाँ पर 3 का बनाया मैंने, मैं बनाऊंगा यहाँ पर n स्टूडेंट्स का और यहाँ पर n सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो ये वाला जो आउटर लूप है ये कि जितने स्टूडेंट है तब तक चलेगा, अंदर वाला लूप चलेगा जितने सब्जेक्ट्स है तब तक। और मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ मैं एंटर कर पाऊंगा वैल्यूज को, लेकिन मैं चाहता हूं कि एंटर करने के बाद मैं प्रिंट भी करूं, इसलिए मैं इस लूप को रिपीट करूंगा। और मैं यहाँ पर एंटर दी मार्क्स की जगह द मार्क्स ऑफ ये और या फिर इस परसेंटेज, और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूंगा मैं, मार्क्स आई और जे, इसका ना हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इन सब्जेक्ट 1, मान लो 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एंटर किया तो ये मेरा प्रोग्राम हैंग कर रहा है, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसी क्या गलती करी जो मेरा प्रोग्राम हैंग कर रहा है। मैंने गलती करी, मुझे एम्परसेंड यहाँ पर लगाना भूल गया मैं, तो ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को, इसमें जो गार्बेज वैल्यू है उस एड्रेस की ढूंढने लग रहा है और कंफ्यूज हो जा रहा है। और हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बाउंड से बाहर नहीं जाना है अपने सी प्रोग्राम्स में। अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है, मान लो मैंने 1 रख दिया, 1 2 दे दिया इसको मैंने, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप 1 2 ही दो, कुछ भी नंबर दे सकते हो आप, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही दे रहा हूँ 1 3 1 4, ठीक है। फिर 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और ये सारे मार्क्स देखो प्रिंट हो गए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। जरूरी नहीं है यही नंबर लो आप, 91 98 कोई भी नंबर ले सकते हो यहाँ पर आप, लेकिन आप समझ गए कि हमने 2 लेयर यहाँ पर लगा दी और दोनों लेयर्स को हमने एक पर्सपेक्टिव दिया जो कि था स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स का। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स है हमारे, मान लो 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इस केस में, रोहन सोहन और मोहन, ठीक है। रोहन मान लो स्टूडेंट 1 है, सोहन स्टूडेंट 2 है और मोहन स्टूडेंट 3 है। और सब्जेक्ट्स मान लो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस और सोशल स्टडीज। तो इन 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या मार्क्स हैं इनके, ये पहले हमने एंटर करा लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनको प्रिंट कराया। अब मल्टी डायमेंशनल एरे, यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल एरे था। 2 डायमेंशनल एरे मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 2 चीजों से रिलेट करना था। एक तो कॉलम मुझे बनाना था यहाँ पर सब्जेक्ट्स का और रो में मेरे स्टूडेंट है, यानी कि अगर मैं मार्क्स 0 की बात करूं तो पहले स्टूडेंट के 5 मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए मैंने आई को पहले 0 कर दिया और उस आई इज इक्वल टू 0 के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्रीट किया। फिर उसके बाद आई को 1 कर दिया, फिर सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्रीट किया, फिर आई को 2 कर दिया, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्रीट किया, एंड सो ऑन, ठीक है। चलता रहेगा ये लूप। तो पहले आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप कंप्लीट चलेगा, और एक बार जो ये इनर लूप है वो कंप्लीट हो जाता है
तो वापस से ये दूसरी वैल्यू के लिए आउटर वाला लूप चलेगा, इनर लूप कंप्लीट होगा, j इज इक्वल टू 0 से लेके पूरे n सब्जेक्ट्स तक, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। एंड सेम गोज फॉर दिस वन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, और क्लियर हो भी जानी चाहिए क्योंकि हमने पॉइंटर्स एरेज को बहुत अच्छी तरह से अभी तक डिस्कस कर लिया। बाय एनी चांस ये मल्टी डायमेंशनल एरे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा एक बार और इस वीडियो को देखो। मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 2 डायमेंशन तक जाते हैं, और 3 डायमेंशन तक अगर आप सिंपल प्रोग्राम सीख रहे हो तो शायद ही जाओगे, बट हु नोज आपको 10 डायमेंशन तक जाना पड़े। अब अगर हम लोग विजुअलाइज करना चाहें डायमेंशन को तो आप पेपर पे बना सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 1 डायमेंशन के लिए सिर्फ एक एक्सिस, और 3 डायमेंशन के लिए एक आप जी एक्सिस भी बना सकते हो, लेकिन 4 डायमेंशन को आप इतनी आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 डायमेंशन तक काफी रहता है और 2 डायमेंशन तक रिलेटेबल रहता है, ठीक है। अब मुझे अगर एक तीसरी डायमेंशन ऐड करनी पड़ गई तो वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है स्कूल, कि उसके एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में कौन से स्कूल में मार्क्स आ रहे हैं। मान लो एक स्कूल में है, ट्यूशन में मार्क्स उसके, तो वो एक और डायमेंशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक 2 भी लगा दूंगा इस तरह से, और एक और लूप लगा दूंगा, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मल्टी डायमेंशन एरे किस तरह काम करते हैं। तो एक एरे 2, 3, 4, 5, 8 एन डायमेंशन का हो सकता है। 2 डायमेंशन एरे को आप ऐसे यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इसमें वैल्यूज आ जाएंगी आपकी ये, आप यहाँ पर इन वैल्यूज को डबल फॉर लूप से प्रिंट करा सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो इनको डबल इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और इसके अंदर इंडिसेस डालकर आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। इस केस में 0 0 की वैल्यू 1 है, 0 रो में 0 कॉलम में 0, 0 1 की वैल्यू 4 है, रो में 0 कॉलम इज इक्वल टू 1, 0 1, 0 से गिनती स्टार्ट करना, याद रखना, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम के अंदर गिनती 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन कभी यूजर को प्रिंट कर रहे हो या किसी को दिखा रहे हो प्रोग्राम तो 1 से प्रिंट करो, i+1 कर दो, ताकि उसको आपको ये बात ना बताना पड़े, क्योंकि प्रोग्रामर आप हो, यूजर नहीं है। यूजर को आपको हमेशा एक ऐसी चीज दिखानी है जो कि उसकी आंखों को लुभाए, ठीक है। अब एक चीज और बात करूंगा, और बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। ये इम्पोर्टेंट है, बट अगेन मे बी फॉर सम ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस या फिर इंटरव्यूज ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। बट मैं सिंपल करके आपको बताऊंगा कि मेमोरी में 2D एरे किस तरह से दिखाई देता है। 2D एरे भी 1D एरे की तरह स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि 2D एरे के लिए एक दूसरी रैम की चिप लगानी पड़ेगी जो 2D होगी, ऐसा नहीं है। सेम मेमोरी में जो कि कंटिन्यूस ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, उसके अंदर 2D एरे भी स्टोर होता है। तो ये इस तरह से स्टोर होता है। अगर आपने 2 डायमेंशन का एरे बनाया तो पहले 0 0 होगा, फिर आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे तो वो 0 1 को पॉइंट करेगा, फिर 1 0 1 1, फिर उसके बाद मतलब डिपेंड करता है साइज पर एरे के। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा पहले ये इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, प्लस कर दिया आपने पॉइंटर में 1 तो यहाँ पॉइंट करेगा, फिर यहाँ पॉइंट करेगा, फिर यहाँ पॉइंट करेगा, फिर यहाँ जितना भी एरे, अगर इसमें 10 एलिमेंट होते तो यहाँ से यहाँ ऐसे ही जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। इस ऑर्डर में ये रीड करता है जिस ऑर्डर में आप किसी भी टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट को रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जाता है। और अगर आप एड्रेस को यहाँ पर पॉइंटर को पॉइंट कराओगे, पहले एलिमेंट को पॉइंट कराने के बाद इनिशियल पॉइंटर को, यानी कि जो 1D एरे में करते थे वो कराने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आप लोग पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे ऐसे करके इसको पॉइंट करा के आगे बढ़ा सकते हो, और ये इस तरह से दिखेगा। यानी कि अगर मैं इस एरे को खोल दूं, मेमोरी में देखूं, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा 1 4 7 9 11 2 22, यहाँ दिख रहा है 1 4 7 9 11 22 ऐसा, ठीक है। तो ये बस आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है ये सारी इंडिसेस। मेमोरी में ये ऐसे ही स्टोर होता है, ठीक है। अब ये अभी यहाँ पर इस एरे का साइज थोड़ा छोटा है, इसमें मात्र 6 एलिमेंट है, 3x2 है, ये 3x2 की मैट्रिक्स है। बट यहाँ पर ये आसान लग रहा है आपको विजुलाइज करने में, लेकिन अगर 3 डायमेंशन का होता और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होती है देखने में। इसलिए इसको, ये वाला जो सिंटेक्स है, इससे हम लिखते हैं, और प्रोग्राम में कन्वीनियंस के लिए हम लोग, यानी कि प्रोग्रामर लोग इस तरह से यूज करते हैं इसकी वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूजर से, या आउटपुट देने के लिए स्क्रीन पे। सो आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अगेन ये पॉइंटर वाला टॉपिक थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक देखा पॉइंटर अरिथमेटिक वाला स्पेसिफिकली, बट मैंने पूरी कोशिश करी है। मेरे हिसाब से मैं जितना कर सकता हूँ, मेरी जितनी क्षमता है, मैंने सब कुछ कर दिया, नोट्स भी बना दिए। मैं इससे ज़्यादा मतलब शायद ही कर पाऊँ,
मैंने पूरी एनर्जी लगा दी है इस वीडियो में आपको सिखाने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा प्रयास। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना नीचे कैसा लग रहा है कोर्स। अब मैं आप लोगों की कराना चाहता हूँ कुछ प्रैक्टिस, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने आप, मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट कहीं भी पॉइंट करा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना इनको। आपके लिए लिखे तो ये तो आपको मिल ही जाने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ कि प्रैक्टिस सेट में जाऊंगा, वहाँ कोई अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्विक क्विज मैंने बनाई हुई है जो कि आपको सॉल्व करनी है। और ये क्विक क्विज क्या है इसको देख लेते हैं। क्रिएट अ 2D array by taking input from the user। एक 2D array आपको बनाना है, इनपुट लेना है यूजर से, और एक डिस्प्ले फंक्शन लिखना है जिसको आप ये 2D array पास करोगे, और एट द सेम टाइम आप उस 2D array का साइज भी पास करोगे, और वो उस array को प्रिंट करे, और डिस्प्ले फंक्शन उसको इस फॉर्म में प्रिंट करे। यानी कि 1 4 के बाद एक न्यू लाइन आनी चाहिए, 7 9 के बाद एक न्यू लाइन आनी चाहिए, 11 22 के बाद एक न्यू लाइन आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करो जरूर से, और मैं देखना चाहता हूँ आप लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करते हो। नीचे कमेंट करना प्लीज।